हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम तैयारी कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसी के संदर्भ में HPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 5 और 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुकी है। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी हमने इसी तरीके से पढ़ाया है स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव पेपर को लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 7 की, और यूनिट नंबर 7 की कहानी नंबर 4। तो यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां दी गई हैं, और कुल 21 कहानियां हैं यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत, और उन्हीं में से आज कहानी नंबर 4 हम पढ़ेंगे। और कहानी का नाम है राही, और इसके जो लेखिका है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले, और साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर ले। क्योंकि अगर आप नए हैं, आपको वीडियोस नहीं मिल रही हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर देखने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि पर डे की वीडियो जो मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। ये वीडियो है, जो कहानी है वो है राही, और इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सबसे पहले प्रश्न हमारा यही बन सकता है स्क्रीनिंग में कि राही नामक कहानी की जो लेखिका है वो कौन है। तो आपका आंसर करना है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखो, जितने भी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा पेजेस में है वो, तो हम सारा इतना डिटेल से नहीं पढ़ सकते। और एग्ज़ाम हो सकता है आपका निर्धारित समय पर हो जाए, 5-7 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो स्क्रीनिंग की तैयारी अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट हम ऐसा लेकर आ रहे हैं कि आपका स्क्रीनिंग में भी काम आए और सब्जेक्टिव में भी काम आए, दोनों तरीके से हम इसमें लेकर आए हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो राही नामक कहानी है उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो सीधे तौर पर आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इस कहानी का लेखिका के लिखने के पीछे क्या प्रतिपाद्य है, क्या इसमें विशेष बात है, क्या इसके प्रमुख पात्र हैं, इसके प्रमुख कथन कौन से हैं, या और विशेष बात क्या है, कौन कौन से स्थानों का प्रयोग किया गया है। जो भी परीक्षा उपयोगी बातें हैं वो सारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करती हूँ। इससे पहले यही कहूँगी कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती है। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। ये बात किसने कही, इसे ध्यान से समझेंगे। मुक्ति बोध जी ने। मुक्ति बोध जी ने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में क्या कहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर, वो एक नारी के रूप में ही इस कहानी में अपने आप को दर्शाया है। और एक साधारण नारी की क्या आकांक्षाएं, मतलब क्या इच्छाएं होती हैं और क्या उनके भाव होते हैं। तो एक साधारण नारी की इच्छाओं को और उनके भावों को इस कहानी में व्यक्त किया है। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ देखो, इसमें जो सुभद्रा कुमारी चौहान है इस कहानी में, तो बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव भी उन्होंने व्यक्त किए हैं कि एक औरत के बहन के रूप में क्या भाव होते हैं, क्या आकांक्षाएं होती हैं, माता, पत्नी के रूप में क्या आकांक्षाएं, इच्छाएं और भाव होते हैं, और एक देश सेविका के रूप में क्या भाव होते हैं। उनकी शैली में कृत्रिमता होती है। एक तो होता है प्राकृतिक जो नेचुरल है, एक कृत्रिम जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, लेकिन अकृत्रिमता मतलब जो एकदम यथार्थ है, वही यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में, मतलब उनके जीवन में कोई किसी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन नहीं है, बिल्कुल स्पष्टता है। उसी प्रकार की स्पष्टता इन्होंने इस कहानी में दिखाने का प्रयास किया है। ये बात कही है मुक्ति बोध जी ने। अब यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान के कुछ संग्रह हैं, कुछ कहानी संग्रह हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सीधे सादे चित्र अंतिम कहानी संग्रह, ये सीधे सादे चित्र 1947 में जो प्रकाशित हुआ था, इनका कहानी संग्रह, ये इनका अंतिम कहानी संग्रह है।
अब इसमें कुछ और हैं, कौन कौन व्यक्ति इसमें आए हैं, किन किन की चर्चा हुई है इस कहानी में। तो किन किन की चर्चा इस कहानी में हुई है, एक तो है रूपा, कैलाशी नानी, बीहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, हींगवाला और राही, तांगेवाला और गुलाब सिंह। मतलब ये कुछ हैं इम्पोर्टेंट जो पात्रों के रूप में इस कहानी में आए हैं। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे कि राही इस कहानी के नाम से ही है, हींग वाले का भी इसमें नाम किया गया है, एक गुलाब सिंह है, एक तांगे वाला भी है, और कैलाशी नानी है, रूपा है, प्रोफेसर मित्रा है। तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट पात्र हैं जिनको आपको याद रखना है। अब देखो, जैसा कि मैंने सभी कहानियों में बताया है कि कुछ प्रमुख जो प्रतिपाद्य हैं वो क्या है इस कहानी का। देखो, कोई भी बात जो होती है वो ऐसा तो है नहीं कि उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। तो प्रतिपाद्य का मतलब यही है कि इस लेखिका का इस कहानी को लिखने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है। राही की व्यवस्था, राही इस कहानी के एक प्रमुख पात्र है। तो राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले सोपन से बनी कहानी है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे, राही की व्यवस्था के कारण, राही एक पात्र है इस कहानी की, उसने मजबूरी के कारण वह चोरी करती है और उस चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता जो नाम का दूसरा पात्र है वो तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की, मतलब उस समय जो आंदोलनकारी थे, कांग्रेसी आंदोलनकारी थे, उनकी सत्ता लोलुपता कि वो किस तरीके से सत्ता में लिप्त है, उनके ढोंग पर चिंतन किया है तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले सोपन से बनी कहानी है। वैसे जो राही है वो ये समझती है कि जो मेरे देश की विवश और गरीब जनता है उनकी सेवा करना ही वास्तविक देशभक्ति है। इसी सोपन को लेकर ये कहानी लिखी गई है। पात्र कौन कौन से हैं? अब प्रमुख पात्रों के बारे में, वैसे तो पात्र का हमने ऊपर भी देखा था, लेकिन जो पात्र हैं मुख्य रूप से मुख्य पात्र और कुछ गौण पात्र हैं, और उन पात्र की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? एक तो है राही, जो कि कहानी का नाम इसी के ऊपर है। तो राही कौन है? मांगरोरी जाति की एक गरीब और असहाय स्त्री है। ध्यान रखना है, पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है, चोरी के आरोप में जेल जाती है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर राही नाम का एक पात्र है जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। एक गरीब स्त्री है, असहाय स्त्री है, और उसके पति को पुलिस वाले मार देते हैं, तो इस वजह से वे और भी असहाय हो जाती है। जैसा कि दूसरा नाम आया था अभी, अनीता। अनीता कौन है? स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। जेल में बंद एक स्त्री, ठीक है। तो राही और कौन कौन आए? एक अनीता, ठीक है। दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। अब गौण पात्र कौन कौन से हैं? एक तो राही का पति, जिसे पुलिस वाले मारते मारते मार देते हैं, मतलब इतना मारते हैं कि अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चा है एक राही का बेटा, जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। मतलब राही का बेटा है जो भूखा प्यासा है और उसके लिए, उसका पेट भरने के लिए राही जो है चोरी करती है और अनाज की चोरी करती है। तो अपना राही का एक बेटा है, राही का पति है जो मर चुका है, और ये गौण पात्र हैं। और राही है और अनीता है, ये विशेष पात्र हैं। राही, अनीता। अनीता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती है, ठीक है, और जेल में बंद है। राही के बारे में आपको बता ही दिया है। अब देखते हैं कि इस कहानी में विशेष बात क्या है। क्या कुछ विशेष खास जो इस कहानी को बनाती है? संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी, इन दो शब्दों को आप ध्यान से समझें। हिंदी में ये शब्द जो है बार बार आते हैं और कई बार इनका नहीं पता होता है। तो संवाद क्या होते हैं? जो आपसी बातचीत होते हैं उन्हें संवाद कहते हैं। जैसे हम दो, कोई आदमी है मेरे से बात कर रहे हैं,
तो मैं बोल रही हूँ, फिर मेरी बात का भी प्रतिवाद कर रहे हैं, मतलब उल्टी वो आंसर कर रही हैं। तो दो लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है, मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो संवाद मतलब बातचीत एक तरीके से लेके चल सकते हैं। तो संवादात्मक शैली रूप में ये कहानी लिखी गई है। और आत्मकथात्मक मतलब इसमें ऐसा प्रयास किया गया है कि लेखिका ने अपने बारे में आत्मकथा, अपनी ही कथा लिखी हो। तो दो तरीके हैं इसमें, एक तो संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक रूप से लिखी गई कहानी है जो इसे विशेष बनाती है। मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन है कि मांगरोरी जाति को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखित कहानी राही में कौन सी जाति का वर्णन किया गया है, या फिर राही कौन सी जाति से संबंध रखती थी। तो मांगरोरी जाति आपको ध्यान रखना है। इसमें स्त्री वेदना की झलक को दर्शाया गया है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग्य किया है। सत्ता के जो भगत हैं उन पर करारा कटाक्ष किया है, उनकी आलोचना की है, और राष्ट्रभक्ति का यहाँ पर चित्रण किया गया है। देश की दरिद्रता मतलब गरीबी एवं रोजगार की समस्या का चित्रण किया है कि हमारे देश में किस प्रकार की बेरोजगारी, भूखमरी है, उसका चित्रण किया गया है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण कि पुलिस जो है गरीब जनता को किस प्रकार से सताती है। गरीबी की समस्या का चित्रण। मानव धर्म की प्रतिष्ठा, जब ऐसे हालात हो जाते हैं, जैसे ये आपने 3-4 पॉइंट पढ़े, तो ऐसे हालात में मनुष्य की क्या प्रतिष्ठा है, मानव धर्म की प्रतिष्ठा क्या रह जाती है, इसका यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। उसके बाद है राही 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। तो राई क्या करती है, 5-6 किलो जो है अनाज की गठरी को चुराती है। राई को 1 साल की सजा मिलती है। कहानी में तथा कथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। अब देखो, ये अगर पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ध्यान रखते हैं और इनसे संबंधित कोई कथन आता है तो आप उस उद्धरण को, उस कथन को तुरंत पहचान लेंगे कि ये राही नामक कहानी में से है। इसलिए ये पॉइंट्स आपको समझने सारे बहुत ही जरूरी हैं। अब है प्रमुख उद्धरण। तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। ये कथन है, ये पुलिस वालों का कथन है कि अनीता का है, ये तो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, तो ये सरकार कह दिया, तो सीधी सी बात है कि ये कथन पुलिस वालों का है। हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते। मांगरोरी मतलब मांग कर खाना। तो मांगने वाली जाति को क्या कहते हैं, मांगरोरी। और भीख न मिले तो फिर वो कहती है तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़फ रहे थे, बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई कि तेरा भूखा बच्चा भी ऐसे ही रो रहा होगा। वहीं पर किसी के नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो ये संवाद हैं सारे, ये किसके बीच में है, राही और अनीता के मध्य ये संवाद है। ये जो संवाद हमने पढ़ा है ये वाला, तो ये किसके बीच में संवाद है, ये राही और अनीता के मध्य संवाद है। अब राही क्या कहती है, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। ठीक है, मतलब जब चोरी कर ली, पकड़ी गई तो सारी बात उजागर होगी। इससे पहले अगर वो किसी से भीख मांगती या कोई अपना पक्ष किसी के सामने रखती तो हमारे देश में ऐसा कि पहले तो कोई कुछ सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये राही का कथन है, इसे ध्यान रखें। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता यानी कि गरीबी, इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर ये बात क्या है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। बात अनीता कह रही है, उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो ये कैदी है जो जेल आकर सचमुच, कैदी कौन है, अनीता है,
जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर है हम जो अपने देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल जाते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं, जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है। तो ये सारे उद्धरण है ना भैया, आप एक बार पढ़ लेना, ये सारे उसी में से हैं। ठीक है, तो ये सारे देख लेना, एक बार आपके पढ़े हुए होंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। अनीता सोच रही थी कल तक जो खद्दर बिना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते हुए कांग्रेस भक्त बन गई। खद्दर पहन, ये मतलब ये है कि उस समय की जो कांग्रेसी सत्ता थी ना, उसके ऊपर करारा व्यंग्य यहाँ पर लेखिका ने किया है। ठीक है, और वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। बाप से इसका सारांश पूछे, देखो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि राही नामक कविता को लेकर आपसे कुछ भी अपने विचार रखिए, या किस प्रकार की देशभक्ति की बात की है, कुछ इस प्रकार का अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, तो अगर ये सारी बातें आपने पढ़ रखी हैं तो आसानी से आप 10 नंबर का जो है आंसर इसका लिख देंगे। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगों भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। तो ये देश सेवा के भाव यहाँ पर रखे गए हैं। और भी हैं भाई उद्धरण, बस इतने ही उद्धरण है इसके, एक बार आप इन्हें जरूर पढ़ लें, क्योंकि वीडियो भी थोड़ी और लंबी हो जाती हैं। और उद्धरण तो देखो मैं इन पर ज़्यादा इसलिए फोकस नहीं करती, ये आपके पढ़ने के काम के हैं ताकि आप इन्हें पढ़ सकें, क्योंकि उद्धरण बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, इनमें से क्या पता और पूछेंगे तो 1-2 नंबर का पूछेंगे, लेकिन ये आपको पढ़ना जरूरी है ताकि उस कहानी के बारे में आपके पास विचार हों, आप उस कहानी को समझ सकें, और विचार अगर आपके पास होंगे तो आप अपना आंसर बनाकर उसको लिख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।